नमस्कार साथियों, मून टीवी के विशेष कार्यक्रम मन की बात मशीन में आपका पुनः स्वागत है। आज देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। आगरा की दोनों सीट, आगरा सुरक्षित और आगरा फतेहपुर सीकरी पर भी मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हो चुका है और 1 बजे तक की मतदान की जो स्थिति है उसमें आगरा शहर में 36.88% मतदान हो चुका है और फतेहपुर सीकरी में 39.10% मतदान हो चुका है। और एक बार पुनः अगर आपने मतदान अभी तक नहीं किया है तो हम लोग आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान ज़रूर दें और वोट अगर आपने अपने अभी तक नहीं दिया है तो अपने परिवार सहित पोलिंग बूथ पर जाइएगा। वहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप जाकर वोट ज़रूर करिए और अपने देश को महान बनाने में अपना योगदान दीजिए। मन की बात कार्यक्रम पर वापस आते हुए मैं अपने नए पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरी दाईं ओर सबसे पहले कपिल एडवोकेट हेमंत वाजपेयी जी हैं। हेमंत वाजपेयी जी हैं और हेमंत वाजपेयी जी वरिष्ठ एडवोकेट हैं और सामाजिक सरोकार से लगातार वो जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विभव साहब। सबसे पहले मैं विभव साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, सुशील गुप्ता विभव जी का। और हमारे साथ इस पैनल में एक विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप समझ ही गए होंगे, राज्यसभा से सांसद श्री नवीन जैन जी हमारे मध्य हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित विभव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार एक बहुत सामाजिक सरोकार, सामाजिक कार्यों के साथ उनकी हमेशा उपस्थिति रहती है। और एक और विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री कपिल वाजपेयी जी। तो सबसे पहले मैं नवीन जैन जी पे सीधे आता हूँ। नवीन जैन जी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिवस है आगरा की भाजपा के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आज दोनों सीट्स के लिए चुनाव होना है, मतदान हो रहा है। अभी तक 1 बजे तक जो मतदान की स्थिति हमने बता दी है, आगरा में 36.88 और सीकरी में 39.10% मतदान हुआ है। नवीन जी, आगरा को आप के लिए शायद अपने हाथ बैक ऑफ योर पाम, आप जिस तरीके से जानते हैं आगरा आपसे उसी तरीके से परिचित है। यहाँ पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आगरा बहुत मजबूत क्षेत्र रहा है और पिछले लगातार कई बार से हमारे यहाँ पर लोकसभा के प्रत्याशी जीते रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों से जो मोदी जी के कार्य रहे हैं, चाहे वो दलितों में कार्य रहे हों, पिछड़ों में कार्य रहे हों, व्यापारियों के लिए कार्य रहे हों और किसी भी जाति धर्म के लिए जो काम उन्होंने किए वो काम बहुत लोकप्रिय हुए हैं। लोगों के दिलों में वो कार्य उतरे हैं और यही कारण है कि लोग आज मोदी जी उन लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम भी मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान एचपी सिंह बघेल जी, जो पिछली बार मुझे लगता है 2.25 लाख वोट के आसपास जीते थे, इस बार 5 लाख वोट से भी अधिक से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नवीन जैन जी, आप आगरा के मेयर रहे और काफ़ी सारे विकास कार्य हुए, आगरा को नई आपने पहचान दी, नवीन आगरा बना। यहाँ पर आपने जो साफ सफाई और जो आपका एक विजन था, उसका लाभ आपको लगता है यहाँ जो अब ये चुनाव हो रहा है उसका लाभ यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट श्री एचपी सिंह बघेल जी को मिल रहा है? देखिए, वैसे तो ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है और चूँकि अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नगर निगम से संबंधित अगर कोई समस्या आती है, उसका समाधान अगर हमारे जनप्रतिनिधि कराते हैं तो उसका भी लाभ पार्टी को मिलता है। और लगातार 5 वर्ष तक मैं मेयर रहा और मेयर के रूप में मैंने बहुत तेज़ी से आगरे का जो विकास एक विजन लेकर मैंने किया और उसके परिणाम भी मिलेंगे और लाभ भारतीय जनता पार्टी को उसका होगा।
निश्चित रूप से वो लाभ मिल रहा होगा, मैं समझता हूँ। और जब जनता वोट करने जा रही है तो उसके दिमाग में ये भी होगा कि जो विकास कार्य हुए आदरणीय नवीन जैन जी के कार्यकाल में, उसका लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अब हम आ जाते हैं हेमंत भारद्वाज एडवोकेट जी। एडवोकेट हेमंत भारद्वाज लगातार जुड़े रहे हैं, शहर की समस्याओं को देखते रहे हैं, शहर के आम लोगों से जुड़े रहे हैं। हेमंत जी, चुनाव आज है, वोट आपने डाला होगा, तो किन मुद्दों पर विशेष आपने सोच के वोट डाला कि मैं इस वजह से मैं इस अमुक पार्टी को वोट देना चाहता हूँ? देखिए, ये चुनाव यूनियन इलेक्शन है और यूनियन इलेक्शन में जो वोट दिया जाता है वो देश को देखते हुए दिया जाता है कि हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है राष्ट्र। तो राष्ट्र हित में वोट डाला जाता है तो उसमें मानसिकता वोटर की अलग होती है। और जब प्रदेश स्तर का इलेक्शन होता है तो प्रदेश स्तर पर आदमी अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को ज़्यादा देखता है। तो ये राष्ट्र हित में जब आदमी वोट करता है तो क्षेत्रीय समस्याएं जो होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं। और अब क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ किया है, जिस तरह से माहौल है बीजेपी के लिए के प्रचार में, उससे युवा जो है वो निश्चित ही बीजेपी की तरफ जा रहा है। हालांकि हम लोग सोच के वोट डालते हैं, समझ के वोट डालते हैं, देश हित में वोट डालते हैं, लेकिन युवा जो है वो हर वर्ग का वो अपने मन से वोट डालता है, अपने दिमाग से नहीं डालता। तो मन पर जो असर है वो असर चुनाव में देखने को मिल रहा है युवाओं का। सुशील गुप्ता जी, क्या ये चुनाव केवल देश के मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे क्या इसमें कहीं भी प्रभाव नहीं डालते हैं? मैं शायद राहुल जी आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि देश के मुद्दे के अलावा जो लोकल मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि जो पब्लिक है वो ये समझती है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या होगा और क्या पिछले 10 सालों में हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय वोट देती है जनता, वो ये सोच के देती है कि भाई पिछले 10 सालों में क्या हुआ। नवीन जी बैठे हुए हैं और नवीन जी पूरे आगरे से हर तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने मेयर के कार्यकाल में बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आगरे को पिछले 10 साल में जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और उसके साथ साथ जब कभी भी बात होती है कि केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और देश में भी सरकार भाजपा की है, लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा टूरिज़्म सिटी होने के साथ साथ, एक विश्व का 8वीं धरोहर होने के साथ साथ उतना चीज नहीं विकास हुआ है जितना विकास होना चाहिए था। बिल्कुल। तो मेरी नवीन जी से यही है कि अब आप चूँकि राज्यसभा में भी पहुंच गए हैं, आपके हिसाब से सरकार फिर आ रही है भाजपा की, आपके हिसाब से दोनों प्रतिनिधि जो सांसद हैं होने जा रहे हैं वो भी आपके हिसाब से जीत रहे हैं। तो कम से कम अब तो हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 3 सांसद, शायद मेरे को नहीं लगता राहुल जी किसी इस क्षेत्र में 9 विधायक और 9 विधायक, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आगरे की जनता को लगे कि नहीं, आगरे के बारे में कुछ वास्तव में विकास की। नवीन जी, आप तो बहुत साल से जुड़े रहे हैं राजनीति से और बहुत अंदर से आपने चीज़ों को समझा और देखा है। क्या वजह रही कि आगरा को, मतलब ठीक है साफ़ सफाई आपके जितने अख्तियार में था, जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने बखूबी निभाई, लेकिन जो हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, बैराज की बात करते हैं, हाई कोर्ट बेंच की बात करते हैं, बड़े हॉस्पिटल, एम्स लेवल के हॉस्पिटल की बात करते हैं, वो हमको कुछ भी नहीं मिला। उसकी आपको क्या वजह लगती है? मोदी जी 2014 में आए थे, उनकी स्पीच लगातार सोशल मीडिया पे वो वायरल होती रही, वो सब ये बातें कह कर गए थे और बड़ा मजाक भी बनाया था कि देखिए कि इतनी बड़ी पर्यटक सिटी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, ये ठीक है कि जनता में मांग होती रहनी चाहिए और संतोष भी नहीं करना चाहिए विकास को लेकर। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहती है। मुझे ध्यान आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ तो उन्होंने भी विकास के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा। तो आगरा में आप पिछले 10 वर्ष पहले के आगरा को आप देखिए, आपके पास क्लिपिंग होगी, वीडियो होगी, फोटोग्राफ्स होंगे, और आज के आगरा को आप देखो। जी जी।
पहले एक ज़माना था कि एक आगरा का मतलब जो होता था बेलगंज कचहरी घाट, गुदरी कचहरी घाट, जीवाला, रावतपाड़ा, फुलट्टी बाजार, जो पुराना एक शहर होता था। आगरा माने ये यहाँ तक सीमित है। फिर उसके बाद फिर दूसरा आगरा बन गया, न्यू आगरा बन गया, कमला नगर, बल्केसर, न्यू आगरा, ये विभव नगर, ये तमाम तरह की कॉलोनियाँ का विकास हुआ। अब एक तीसरा आगरा बन गया है, मॉडर्न आगरा। अब फतेहबाद रोड आप निकल जाओ जी, मुझे तो कई लोग बता रहे हैं कि जो मिलते हैं यार आगरा तो बिल्कुल बदल गया है। फतेहबाद अब जो रोड डायरेक्ट देख के तो फतेहबाद लगता है रोड कि पे बदल आते गया है, हैं, लेकिन हाँ? तो कुल मिलाकर ये कि जो काम हो रहा है, कोई विकास हुए हैं, तो उस पर भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। नहीं अपने कर रहे हैं जी नेताओं का। आभार व्यक्त, लेकिन अब मेट्रो आप पूरा दिल जाने तो- दीजिए। मेट्रो का आप पूरे शहर के अंदर आप यातायात समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। मेट्रो बैठ के ऐसा लगता है कि हम आगरा में नहीं है, हम तो कहीं बड़े कंट्री, बड़े शहर में आ गए। राहुल जी, मैं एक ही बात कहूँगा जी। कि यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं, यहाँ माइग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? नवीन यहाँ जी, के लोग ये यहाँ बहुत क्यों बड़े नहीं रहे? हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं है, और यहाँ का बच्चा जो पढ़ लिख जाता है वो, बल्कि हायर एजुकेशन भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो वो एक दफा बच्चा बाहर निकल जाता है आगरा से, वो वापस नहीं आ पाता है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। नहीं, अब चलिए, जो पीछे हो गया, हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं। अब आप राज्यसभा के सांसद हैं, तो आगरा की आवाज अगर और लोग नहीं उठाते हैं तो आप मजबूती से साहब, हम तो एजुकेशन से जुड़े हैं राहुल जी। हम तो नवीन जी से एक एजुकेशन हब खुल जाए यहाँ पर, पूरे संसार से बच्चे यहाँ पढ़ने आए, यहाँ IIM खुले, यहाँ IITs खुले, यहाँ इस तरह का एक बने जिससे कि, और जिसमें ताजमहल काला नहीं हो रहा है साहब। बिल्कुल ठीक बात है। कोई कुछ नहीं हो रहा है। अगर एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, IT प्रोजेक्ट्स हैं कुछ तो साहब। अब तो नवीन जी आपको कुछ ना कुछ आपकी तकलीफ जायज है और मेरी भी है, बिल्कुल ठीक बात है, सबकी है, सब लोगों की है। सुमित जी, ये मिलके करेंगे, सारे चुनाव संपन्न होने दीजिए। 2 सांसद हम मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे, और हमारे विधायक जितने हैं सब मिलकर आगरा को क्या और नया कर सकते हैं, और निरंतर प्रक्रिया विकास की जारी रहेगी। नवीन जी तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 2 सांसद के साथ 3 सांसद हो जाएंगे। क्या आप भी उतने कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस वहाँ से हार जाएगी या जीत जाएगी? फतेहपुर सीकरी, आगरा तो एक तरीके से शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा बीजेपी को जीतना, लेकिन फतेहपुर सीकरी थोड़ी, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, फंसी हुई सीट है। मैं शायद नवीन जी को ऐसा ही बोलना चाहिए था। मैं इस बात से तो डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम लोग किसी एक राजनीतिक दल को या एक राजनीतिक विचारधारा का जब हम समर्थन करते हैं, परंतु ग्राउंड पर जो स्थिति है उसके अंदर आज आप मतलब आम जनमानस से फतेहपुर सीकरी में जाकर के पूछिए तो उनका मानना ये है कि वो हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पर, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में इस बार कांग्रेस को और कांग्रेस प्रत्याशी को फतेहपुर सीकरी से वोट मिल रहा है, और इतना बम्पर वोट मिल रहा है जिसकी की उपेक्षा या जिसका कि हम भी कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस को इस सीट पे इतना वोट मिल सकता है। और मैं स्वयं, अभी प्रियंका जी आगरा आई थी तो मैं स्वयं रोड शो के अंदर गया था वहाँ पर। मतलब मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा तो अमूमन मैं देखता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों की जब कोई सम्मेलन होते हैं, रोड शो होते हैं, जनसभाएं होती हैं, तो भीड़ को एकत्रित किया जाता है, साधन दिए जाते हैं, संसाधन दिए जाते हैं कि भाई ले करके आओ। मेरे को तो यहाँ तक बताया गया कि साहब अभी जब रैली हुई मोदी जी की तो उसके अंदर 300 रुपये और एक पैकेट खाने का दिया गया, पर वहाँ पर उल्टा हिसाब था। मेरे को लोग ये बता रहे थे कि साहब इनसे तो हम क्या मांगेंगे, हम स्वतः, कोई बाहर से फतेहाबाद आ रहा था, कोई फतेहपुर सीकरी से फतेहाबाद आ रहा था अपने आप, और आपने स्वयं भी इसमें दिखाया मुझे टीवी में। तो सुमित जी, क्या वजह मानते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो 5 लाख वोटों से लगभग जीती थी भाजपा, इस बार वो सीट फाइट में है? देखिए, 3 विशेष मुद्दे हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर जो मैं महसूस कर पाया। एक तो जो इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका शायद कुछ ध्यान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नहीं था। जी जी, जो वहाँ पर एक आम नाराजगी है, तरीके की एक जो कंप्लेंट कर रहा है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर, विशेषकर अग्निवीर जैसी योजनाओं को लागू किया गया, उससे युवाओं के अंदर बहुत भारी रोष है। तीसरा मुद्दा है महंगाई का। तो जो एक महिला है, जो एक नॉर्मल आदमी है, जो बहुत 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसके लिए आज अपना घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
लेकिन सुमित जी वो तो पूरे देश और प्रदेश में है, खाली फतेहपुर सीकरी क्यों वो स्थिति बन रही है? नहीं, ये देखिए अंडरकरेंट तो पूरे देश के अंदर है इस तरीके का, ऐसा नहीं है। देखिए जो परसेंटेज होगा वो विपक्ष का इस बार बहुत ऊपर जाएगा। ये बात सही है कि जब ये वोटिंग के अंदर देखिए जहाँ जहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं, जहाँ तक प्रत्याशी सही नहीं है या जहाँ पर की पार्टी बहुत दिनों से एक मुकाबले में पड़ी हुई है, तो वहाँ पर तो जरूर परेशानी आएगी। लेकिन जहाँ मार्जिनल सीट्स हैं वहाँ पर आप देखिएगा इसमें बदलाव है। कपिल वाजपेयी जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हो, लंबे समय से आप आगरा में भी संघर्ष करते रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में क्या रोल है? मैं आगरा की और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो हम गठबंधन में हैं। गठबंधन की दोनों सीटों पे हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ भी रहे हैं आगरा के परिदृश्य में देखें तो, और दोनों ही सीटों पे, क्योंकि अभी उससे पहले पूर्व में भैया सुमित जी ने भी बताया और गुप्ता जी ने भी जो बात को कहा वो बड़ी गंभीर हो जाती है कि शिक्षा के प्रति जो उदासीनता भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से आगरा क्षेत्र में बनी रही, और जो छोटी बड़ी समस्याएं खास करके महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नेग्लिजेंस बना रहा, और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से जैसे पानी की एक समस्या, हाईकोर्ट की बेंच, दूसरी बात बैराज, पानी की समस्या तो बहुत हद तक सॉल्व हो गई, मतलब गंगा जल आने से समस्या सॉल्व मुझे नहीं लगता हुई है। अभी 2 दिन पहले ही नगर आयुक्त जाके वहाँ पर बड़ा हल्ला मचा के आए हैं, और एक और विपरीत और विचित्र स्थिति ये बनी है कि हमारा जीवनी मंडी का जो प्लांट था, जो सिस्टम था, कपिल जी ये बताइए, आपने बताया बंद हो गया है। आपने बताया बहुत सारी जी उस वक्त वो चालू था। आज की परिस्थिति ये है कि आने वाले दिनों में पानी की आगरे को बहुत बड़ी समस्या मिलने वाली है। वो जो योजना थी, भाई हमारा प्लांट अच्छा खासा चल रहा था और उस प्लांट को बंद कर दिया, और उसके कारण आधा शहर और खास करके यमुना पार का शहर, उसको पानी देना आने वाले दिनों में सब ख्वाब दिखाना एक अलग बात है कि हमने गंगा जल मिला दिया यमुना जल में और पानी दे दिया। आप देखिए ना, 2 से 3 दिन या 4 दिन गंदा पानी ही आता है, केवल नाम गंगा जल रखा हुआ है। कपिल जी एक बात बताइए, कपिल जी इतनी सारी आपने बातें बता दी और सारी समस्याएं बता दी, फिर भी यहाँ बीजेपी बहुत बड़े अंतर से आगरा की बात करें तो जीती है, तो क्या आप लोग अपनी बात जनता तक पहुँचा नहीं पाते हैं? क्या वजह रहती है? आपकी बात अपनी जगह सही है, हाँ नहीं पहुँचा पाए थे, किन्हीं कारणों से ये कमी कोई ना कोई रही थी, और इसको स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ज़्यादा हावी रहा। और एक खास बात मैं आपको एक और बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे जितने विषय को उठा ले, जब परेशान है, शहर परेशान है, देश के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम ये है। अभी विभव जी इस बात को कह रहे थे कि भाई आपने अग्निवीर योजना के तहत लोगों को बेरोजगार करने का ठेका दे दिया। भाई एक पूरा का पूरा वर्ग, गांव का वर्ग, जी आपकी बात ठीक है, अग्निवीर से भी काफी शिकायतें हैं। एजुकेशन के सिस्टम की बात हो रही थी। एजुकेशन के सिस्टम में ये गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ है कि कोई पेपर करा लीजिए, पिछले 20 पेपरों को देख लीजिए, अगर आप 20 पेपरों में 2 पेपर करा लेते तो बहुत बड़ी बात मानिए, अदरवाइज बाकी सारे पेपर लीक की सरकार के नाम से ये सरकार फेमस हो चुकी है। ये सरकार इस बात से फेमस है कि ये पेपर लीक की सरकार हो गई है, ये पेपर कंडक्ट नहीं करा पाती है। जब आप पेपर नहीं कंडक्ट करा पाएंगे तो रोजगार देंगे कहाँ से? हम अगला पेपर 6 महीने बाद कराएंगे, साल भर बाद कराएंगे, आपके पैसे का रिफंड कर देंगे। फिर भी 400 पार हो रही है सरकार, आप कैसे मतलब चाहोगे? मतलब अगर ये सब खाब है साहब, अभी थोड़े दिन, ज्यादा दिन नहीं बचा है, चलिए ये केवल जुमलेबाजी से काम थोड़ी ना चलता है। हेमंत 400 पार और 600 पार कहने से काम थोड़ी ना चलता है। थोड़े दिनों पहले ये भी कहा गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमको 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। जी हेमंत भारद्वाज जी, जनता नहीं है उससे ज्यादा तो वोट पा गए थे वो। जी हेमंत भारद्वाज जी, क्या लगता है आपको, ये हम आगरा की बात इन चुनावों में अगर करें तो वो ठीक नहीं होगी, या हमें आगरा वासियों को आगरा की जो समस्या है या जो प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स है आगरा को मिलने चाहिए, उनकी बात क्यों नहीं उठती है? नहीं, देखिए आगरा तो दुर्भाग्यशाली सिटी में कहूँगा, हम जो जनता है, जो वोटर है, उसने अपना काम पूरा किया। बीजेपी को और केवल बीजेपी को जिताया, लेकिन जो कैंडिडेट जीत कर आए उन्होंने जनता की उम्मीदों पर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। हाईकोर्ट बेंच 4 दशक पुराना है
और हर नेता हमारे यहाँ आया, दीवानी में आके हमारे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाया, लेकिन जब सरकार आती है तो सत्ता पर चला जाता है। और अब तो इतना वोट दे दिया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हमारे रहे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली तक हमारा आंदोलन किया और वो मौन होकर निकल गए। इससे निश्चित ही अधिवक्ताओं में नाराजगी है, लेकिन नाराजगी क्योंकि ये केंद्र का इलेक्शन है तो अधिवक्ता ही वोट कर रहे हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, नाराजगी के बाद भी कर रहे हैं। तो इस चीज को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको देखना चाहिए कि आगरा के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो न कर पा रहे हैं न हो रहा है। नवीन जी, फतेहपुर आगरा की बात करें तो आगरा तो लगभग जो संकेत मिल रहे हैं आप आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फतेहपुर सीकरी की सीट काफ़ी मुश्किल में दिख रही है। आप फतेहपुर सीकरी से अच्छे से वाकिफ़ हैं, आपने खुद भी एक समय फतेहपुर सीकरी लड़ना चाहा था, तो आपको क्या लगता है कि फतेहपुर सीकरी में क्या ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? देखिए, जो चर्चा ज़रूर सुनने को मिलती है कि वहाँ फतेहपुर सीकरी में आमने सामने की फाइट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी ने फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। और आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई, कितने लोगों से फ़ोन पे बात हुई है, सब जाति धर्म के लोगों का वोट आज भी मिल रहा है। कुछ वोट कम हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो फतेहपुर सीकरी की जो सीट है राजपाट 4 भारी वोटों से, भारी बहुमत से वो सीट हम जीतेंगे। हर जाति धर्म समाज के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार 4 को वोट मिल रहा है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। नवीन जी, चुनाव में ये भ्रम फैलाए जाते हैं। भ्रम की बात नहीं, मैं आपको टोक रहा हूं। भ्रम, आपके प्रत्याशी ने लगभग हर सभा में माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दीजिए। राजनाथ सिंह जी तक को यह कहना पड़ गया कि भाई राजकुमार 4 को माफ कर दीजिए। तो भ्रम की स्थिति कहाँ हुई? नहीं, मैं कह रहा भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गलती रही होगी जिसकी माफी मांग रहे हो। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी प्रत्याशी को इस तरह माफी मांगते मैंने अपने मतलब जर्नलिस्ट करियर में मैंने नहीं देखा। मैं राजकुमार 4 को शाबाशी दूंगा जी कि पब्लिक के बीच में उन्होंने कहा कि मेरी उपलब्धता कम रही इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जी, कम से कम किसी व्यक्ति ने कही बात को, उन्होंने स्वीकार किया। तो मतलब नाराजगी आगे आगे है, ये चीज़ें मैं दूर करूंगा। जी, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको लोगों को बड़ा दिल करके उसकी बात को समझना चाहिए। लोग तो झूठ बोलते हैं, हम तो खूब रहे क्षेत्रों में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे कारण से कम मैं आया हूँ और मेरे कारण से किसी का दिल दुखा है या कम उपलब्ध रहा हूँ तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा। और मैं बता दूंगा आपको, कितना भी शोर शराबा ये लोग कर लें, नहीं ये लोग जनता कर लें, जनता हल्के में नहीं ले रही। आज मैं कह रहा हूँ कितना भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग दीवाने हैं, मोदी के लिए दीवाने हैं। मोदी राज कर रहे हैं लोगों के दिलों में। लास्ट में जाके आप देखना, कमल का फूल पे ही बटन दबेगा और लाखों वोट से हमारे राजकुमार 4 वहाँ से विजयी होंगे। देखिए राहुल जी, एक बात मैं कहूँ, नवीन जी को आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। देखिए वो भाजपा के हैं, भाजपा के रहे हैं, भाजपा के रहेंगे, तो वो जो भी बात करेंगे वो तो पार्टी के लिए उनको कहना ही है, करना है। पार्टी लाइन पे ही बोलेंगे साहब। हाँ, पार्टी लाइन पे ही बोलेंगे। और मैं समझता हूँ अगर मैं भी होता उस पार्टी में तो मैं भी उसी तरह से बोलता। लेकिन क्षेत्र बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। हमको नवीन जी की एक बात भी अच्छाई माननी चाहिए कि उन्होंने ये बात इनडायरेक्टली मान ली कि हाँ साहब, आगरे में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और आगे से उन्होंने ये भी वायदा किया आपके चैनल पे कि वो आगे से ध्यान करेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी माना है कि हाँ फतेहपुर सीकरी की सीट पे कांटे की टक्कर। तो मैं समझता हूँ अगर दूसरी पार्टी, विपक्ष पार्टी अगर टक्कर में भी आ गई है तो ये भी एक उपलब्धि है। वो सीट पर जहाँ पे कि 5 लाख वोट से जीते थे। सुमित जी, नवीन जी ने कहा कि मोदी जी राज कर रहे हैं दिलों पर और मोदी जी के दीवाना है पूरा देश, तो क्या वजह है कि मोदी जी की अगर हम आप भाषण सुने, जो पॉलिटिकल स्पीचेस आजकल वो दे रहे हैं, वो अब वो भावनात्मक बहुत ज़्यादा होने लग गई है। मंगलसूत्र की बात करें या घर छीन लेंगे या हिंदू मुस्लिम कि आपका रिजर्वेशन छीन के और मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो ये क्या वजह है कि मोदी जी आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं अगर वो दिलों पर राज कर रहे हैं? ये बात शायद मोदी जी का, क्योंकि जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें मालूम है कि देश में ज़मीनी स्तर पर
लोग वालों को जो उनसे उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। और अब जब आपसे जो जिस उम्मीद के ऊपर देश की जनता ने वोट किया था, जब वो पूरी नहीं हुई है, तो आपको उनका दिमाग और उनका ध्यान हटाना पड़ेगा। आप पूरे चुनाव के अंदर, मैं जब से चुनाव चालू हुआ है, मैंने मोदी जी के मुंह से, योगी जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके मुंह से कहीं कोई विकास की या भविष्य की क्या योजना है देश के लिए, वो नहीं सुना। योजना में क्या सुनते हैं, तुम ये कर दो वरना कांग्रेस आई तो पाकिस्तान से ये हो जाएगा, मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, हिंदुओं का ये हो मतलब वो जाएगा। डरा के। देखिए, पोलराइजेशन के ऊपर भाजपा ने हमेशा चुनाव जीता है जी। इस बार भी उन्हें जो अपनी कमजोरी नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है, तो उनको नजर आ रहा है कि भाई अब हमें पोलराइज करके ही चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन सुमित जी, एक आप लोग मोदी जी को काउंटर तो अभी भी नहीं कर पा रहे हो, और लाख कमियां से आप यहाँ बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन ये सब बातें आप जनता तक कन्वे नहीं कर पा रहे। जनता को समझ में आ रहा है। देखिए, जो अंडर करंट आपको नजर आ रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप सारे पार्टियों की सारे कार्यक्रम, देखिए अब ये तो वोटिंग परसेंटेज गिरना, देखिए अगर चेंज होता है, पूरी बात को कर लेंगे। जी जी, पूरी बात लेंगे। आप पत्रकार हैं और सारी चुनावी रैलियां, चुनावी कार्यक्रम कवर करते हैं, क्या आपको वो पल्स नजर आ रहा है जो आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले सभाओं के अंदर देखा करता था? मेरे को ध्यान है, हम लोग जब वीडियोस देखा करते थे तो मोदी मोदी चिल्लाते हुए हमें कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं वो तो अभी भी हो जाते हैं। वो अब एबीवीपी के कार्यकर्ता भी मोदी मोदी चिल्लाने के लिए राजी नहीं है। नहीं, अब भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही सभाओं के अंदर, कहीं ना कहीं जो है मोराल हल्का सा सरका है भाजपा के अंदर, और उसका हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है। जो अगर फतेहपुर सीकरी में 5 लाख के मार्जिन से अगर कोई प्रत्याशी जीता हो, और वो भी अरे सुमित जी, कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे आपको लड़ने के लिए। आपको कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे। आज एक कौन से बिल्ली के भाग से चीका फूटे जा रहा है, तो आप उसमें खुश हो रहे हैं उसमें। नवीन जी, आपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रख दिए हैं और केवल मोदी जी को ही आप सब कुछ मानकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये आपकी पार्टी पर एक गलत बेसिकली क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई आपके यहाँ मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं? और नहीं, देखो करेंगे क्यों नहीं। आप समझो, अभी सुमित भाई कह रहे थे कि सभा होती है, कम लोग आते हैं। आज आप प्रदेश की स्थिति को देखो, आप केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक दल है जो भरी दोपहरिया में सभा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। योगी जी अगर किसी पे नेटवर्क है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर ही है, सफल हो रही है। लोग आ रहे हैं, वो बिल्कुल भरी दोपहरिया में आ रहे हैं, लेकिन पानी की बोतल साथ में लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वो 100-300 रुपए लेके आ रहे हैं। मोदी जी का कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं जब भी आ रहे हैं। जादू है। बाकी दल तो मीटिंग कर ही नहीं पा रहे। बात सही। कितनी मीटिंग कर पा रहे हैं? अभी 3 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। जिस रोज चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उस रोज दोपहर में 3 बजे मैं समझता हूँ बिल्कुल पीक गर्मी होती है, वहाँ जैसी जगह पे सचिन पायलट जी का चुनाव रैली थी। और आप ये जो निष्पक्ष लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनकी सभा के अंदर मोदी जी से ज्यादा नहीं, अभी तो मोदी जी से ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक है। कपिल जी बेसिकली कहीं ना कहीं गठबंधन जो जितना यूनाइटेड होना चाहिए था वो नजर नहीं आया इन चुनावों में। अब कितना यूनाइटेड करा जाए सर, हमको तो पूरी तरह से गठबंधन यूनाइटेड नजर आया, और गठबंधन ने मिलजुल के बहुत अच्छा चुनाव, अभी तक का बेहतरीन चुनाव लड़ा है। ये कपोल कल्पित बातें जरूर हो सकती है, और बार बार जिस प्रकार से अभी आप भी कह रहे थे कि इधर उधर की बातें ये फैलाना, झूठ फैलाना, मोदी जी के नाम पर पूरा चुनाव कैंपेन करके रख दिया है। वो कभी मंगलसूत्र पे चले जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं। सबसे आखिरी में हम लोग इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करें, उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको आज की वोटिंग जो परसेंटेज है उससे आप संतुष्ट हैं? कुछ कहना चाहेंगे शहर की जनता को? इतनी गर्मी में भी मैं तो अभी कमला नगर में अपना वोट डालने के लिए गया था। कमला नगर को जो माना जाता है कि यहाँ के लोग साधन संपन्न लोग हैं, AC वाले लोग हैं, वोट डालने नहीं निकलते हैं। मतलब क्यू में लोग लगे हुए थे। मैंने 12:15 बजे वोट डाला जी, भरी दोपहरिया में,
और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कमलानगर में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो कहीं हो सकता है कम भी हो रहा हो, लेकिन लोगों में रुझान तो है जी। अपने चुनाव के प्रति। लोग गंभीरता से चुनाव को लिया है, उदासीनता नहीं है इस चुनाव में। कि हम समझेंगे उदासीन है मतदाता, लगता नहीं है, लेकिन देश के प्रति उनको मतदान करना है जो उनके अंदर एक भावना है। और भावना के कारण से, और इतनी गर्मी में लोग उम्मीद कर रहे थे वोट परसेंटेज कम जाएगा, 50 से कम जाएगा, 40 कुछ लोग कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि संतोषजनक मतदान होगा। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? अभी 3 घंटे और मैं बचे कहना हैं। चाहूँगा, देखिए ये राष्ट्रीय पर्व है और देश का पर्व, और सरकार को बनाने का एक बहुत बड़ा अधिकार हम बड़े पुण्य करके आए होंगे, जहाँ हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार हमें खुद एक मत डालने के कारण से मिला हुआ है। इसे चूकना नहीं है, मतदान करने जरूर जाएं, आलस को छोड़ें। परिवार के काम बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन देश के लिए काम आने वाला जो मतदान है, तो देश के लिए निकलिए। अपने मतदान का प्रयोग अगर नहीं किया है तो आप तुरंत जाके मतदान का प्रयोग करिए, और देश के प्रति जो कर्तव्य है मतदान करने का, उसको आप पूरा करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपना कर्तव्य को आप जरूर निभाइए। और अब हम यहीं पर इस पैनल के साथ डिस्कशन को एंड करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमंत भारद्वाज जी को, सुशील गुप्ता जी को, आदरणीय नवीन जैन जी को, सुमित विभव जी को और कपिल वाजपेयी जी को। एक नए पैनल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।